ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप के बारे में हमने देख लिया था और डिफरेंस देख लिया था एटिको एंट्रल और ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप का। अब आपके लिए ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ईजी हो जाएगा बिकॉज आपने जो है मोस्टली इसका पढ़ लिया है। तो सबसे पहले ये है कि हम इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे ट्यूबोटिम्पैनिक से। ये पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट में है, तो ट्यूबोटिम्पैनिक में किस में था, एंटीरियर इन्फीरियर में, ठीक है। और ये हमारे पास कोलेस्टोटोमा के साथ एसोसिएटेड होता है जबकि ट्यूबोटिम्पैनिक नहीं होता, ठीक है। और इसकी जो है इसलिए सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बिकॉज इसमें कोलेस्टोमा होता है जबकि ट्यूबोटिम्पैनिक में नहीं था, इसलिए हम इसको कहते हैं अनस्टेबल या डेंजरस टाइप, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी कॉज क्या होती है, इसकी कॉज जो है वो सेम है एज अ कोलेस्टोमा। हमने जो कोलेस्टोमा की कॉजेज़ पढ़ी थी ना, सारी वही सेम है। मेटाप्लेजिया हो गया, बेसल सेल हाइपरप्लेजिया हो गया, परफोरेशन हो गई, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया हो गया, सारा हमारे पास इसकी सेम कॉज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसकी पैथोलॉजी में हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो मिलती हैं कि इसमें कोलेस्टोमा बना होता है, इसमें हमारे पास हमें ग्रैनुलेशन टिश्यू मिलता है, हमें जो है मिडल ईयर में इन्फ्लेमेशन मिलती है, ओटाइटिस मिलता है। इसके अलावा इसमें ऑसिकुलर नेक्रोसिस मिलती है और मैंने आपको बताया था कि ऑसिकुलर नेक्रोसिस ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप में जो है आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, कभी कभार मिलती है लेकिन नहीं मिलती। और मोस्टली जो आपकी मैंने आपको बताया था एमसीक्यू आपका है कि ज़्यादातर आपका लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस इन्वॉल्व होता है, उसकी नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक हो क्या। इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल का ग्रानुलोमा जो है वो भी मिलता है, मतलब इसमें एक्चुअली हमारे पास वही हो रहा होता है ना, मीन्स रीजनरेशन वगैरह होती है। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू में हमारे पास जो जॉइंट सेल्स होते हैं उसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स होते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद जो इसकी बैक्टीरियोलॉजी है वो हमारे ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप सेम है। डिस्चार्ज कैसा है आपको खुद आना चाहिए कि इसमें जो डिस्चार्ज था वो स्कैंटी था और उसमें हमारे पास जो है पस आ रही थी, और वो जो है वो पस जो आ रही थी उसकी वजह से पेशेंट को फाउल स्मेलिंग आ रही थी, तो ठीक है। टेबल जब आपने पढ़ लिया तो आपको यहाँ से जो है ना बस ऊपर से हेडिंग्स आनी चाहिए। हियरिंग लॉस यहाँ पे कौन सा होता है कि शुरू में हमारे पास कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास सेंसर और न्यूरल हेयरिंग लॉस भी हो जाता है बिकॉज जो कोलेस्टोमा होता है वो हमारे इनर ईयर तक जब पहुँच जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की दोनों मिक्स टाइप की डेफनेस स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग इसमें ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है। जब हमारे ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ या पॉलिप्स जो होते हैं वो हम जब एयर को साफ़ कर रहे होते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि ओरल टॉयलेट कर रहे होते हैं, सारा वो डिस्चार्ज साफ़ कर रहे होते हैं और हम थोड़ी सी सर्जरी करके पॉलिप्स और ग्रेनुलेशन टिश्यू को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम उसको रिमूव कर रहे होते हैं या वैसे ही वो अगर रप्चर हो जाए ये चीज़ें तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, तो ये हमारे पास डिस्चार्ज में हो गया। साइंस क्या होंगे, हमें यहाँ पे परफोरेशन मिलेगी, कौन सी मिलेगी, एटिक या पोस्टीरियर सुपीरियर वाली टाइप वाली मिलेगी, जबकि हमें ट्यूबोटिम्पैनिक में एंटीरियर इन्फीरियर मिल रही थी और वो हमारी सेंट्रल परफोरेशन थी, ठीक हो गया। रिट्रैक्शन पॉकेट हमें यहाँ पे मिलेगी बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोलेस्टोमा बना हुआ है, ठीक है, वो हमारे पास कभी कभार होती है। इसमें हमारे पास स्टेजेस 10 बताएंगे रिट्रैक्शन पॉकेट की कि अगर वो जस्ट हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है जस्ट रिट्रैक्ट हो गई है और इनकस तक जो है वो नहीं आई अभी तक, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्टेज 1 है। और अगर वो इनकस तक पहुँच गई है तो उसको हम कहेंगे स्टेज 2 है। और अगर वो हमारी जो है प्रोमोटरी तक पहुँच गई है, मीन्स दैट आपकी जो मीडियल वॉल होती है ना, वहाँ पे प्रोमोटरी एक चीज़ होती है, वहाँ तक अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पहुँच गई है तो उसको हम कहेंगे कि ये स्टेज 3 है। और अगर वो उसके साथ जाकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल ही चिपक गई है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि उसने पूरे मीडियल एयर कैविटी को भर लिया है अपने साथ, चिपक गई है उसके साथ जाके, तो उसको हम कहते हैं स्टेज 4, ठीक है, एडहेसिव वाली स्टेज होती है। बस आपको ये पढ़ने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक आइडिया हो जाता है थोड़ा सा। कोलेस्टोटोमा इसमें आपको मिलता है और आपको मैंने बताया था कि वो हमारे पास जो है पर्ली वाइट फ्लेक्स होते हैं जो कि आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है। असेसमेंट इसकी सेम वही है, माइक्रोस्कोप में देखा हमने ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ को, पॉलिप्स को, रेडनेस को, इन्फ्लेमेशन को, सेंट्रल परफोरेशन को देखा कहाँ पे बनी हुई है। फिर हमने देख लिया कि जी उसके अंदर हमारे पास कोन ऑफ लाइट नज़र आ रही है वगैरह वगैरह, ठीक हो गया, ऑसिकल्स वगैरह को देख लिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ट्यूनिंग फॉक टेस्ट ऑडियोग्राम सेम है और इसमें मैंने ऑडियोग्राम भी आपको इसका दिखा दिया था और इससे हमें उसका पता चल जाता है। एक्सरे मेस्टॉइड्स कर लेते हैं, सीटी स्कैन कर लेते हैं और मैंने आपको बताया था कि जो हम मेस्टॉइड का सीटी स्कैन करते हैं वो जो हम करते हैं वो शोला व्यू होता है, ठीक है। इसके बाद कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा लेते हैं, जैसे हमें बैक्टीरिया वगैरह का पता चल जाता है, उसकी वजह से हम एंटीबायोटिक्स प्रॉपर देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन सब बाद में डिस्कस कर लेंगे, इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। अब जो इसकी ट्रीटमेंट होती है ना वो हमारे पास होती है सर्जिकल होती है और मेडिकल होती है। मैंने आपको बताया था ट्यूबोटिम्पैनिक की जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो मोस्टली हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, हम दवाइयों वगैरह से उसको ठीक कर लेते हैं और मेरिंगोप्लास्टी कर लेते हैं ताकि हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर परफोरेशन हुई हुई है वो जो है उसको सील कर देते हैं हम, ठीक हो गया। मतलब मेरिंगोप्लास्टी करके हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ठीक कर देते हैं और उसमें अगर ऑसिकल्स ख़राब हुई हो ना, वैसे ऑसिकल्स इसमें ज़्यादा ख़राब होती हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ पे टिम्पैनोप्लास्टी करनी पड़ती है, ठीक है। मेरिंगोप्लास्टी के साथ साथ हमें टिम्पैनोप्लास्टी ओवरऑल करनी पड़ती है
ठीक है। अब उसके बाद दरमियान में मैं डिफरेंस आपको बताती हूँ। अब सर्जिकल मतलब ये जो अटीको एंट्रल टाइप होती है ना, इसमें दवाइयों से काम नहीं चलता, बिकॉज़ ये हमारी कॉम्प्लिकेटेड डेंजरस स्टेज है, इसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है लाजमी, ठीक है। और इसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो आपका आना चाहिए कि हम जो है अटीको एंट्रल टाइप में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होना चाहिए वो हमारा कैनाल वॉल डाउन प्रोसीजर होता है, ठीक है। इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ये दोनों क्या प्रोसीजर्स हैं, बहुत ही ईजी हैं। कैनाल वॉल डाउन प्रोसीजर होता है और कैनाल वॉल अप प्रोसीजर होता है, ये दोनों हम कर लेते हैं। इसके अलावा वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं उनके दरमियान में डिफरेंस वगैरह भी। इसके अलावा हम रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कर लेते हैं, जिसमें हमारी मेरिंगोप्लास्टी और टिम्पैनोप्लास्टी आ जाती है। मेरिंगोप्लास्टी मैंने आपको भी दिखाया था कि हम ग्राफ्ट लेते हैं और वो हम जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जहाँ पे परफोरेशन होती है उसको हम सील कर देते हैं। टिम्पैनोप्लास्टी क्या होती है, जिसमें हम जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ साथ जो पीछे हमारी ऑसिकल्स होती है, मेलस इनकस स्टेपिस, ठीक है, उनके अंदर जो प्रॉब्लम आई होती है उसको भी सही कर रहे होते हैं। तो टिम्पैनोप्लास्टी जो है उसमें हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी हम ठीक कर रहे होते हैं और पीछे ऑसिकल्स को भी ठीक कर रहे होते हैं, तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं टिम्पैनोप्लास्टी। और अगर हमारे पास सिर्फ हम जो है जो ईयर ड्रम है उसकी रिपेयर कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं मेरिंगोप्लास्टी, ठीक हो गया। उसके बाद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हमने वही करना होता है, पॉलिप्स वगैरह को, ग्रैनुलेशन टिश्यू वगैरह को रिमूव कर दिया, औरल टॉयलेट वगैरह कर दिया और उनको कह दिया कि अपने कान को खुश्क रखो, ठीक है। और सक्शन जो है सक्शन क्लियरेंस वगैरह हमने ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के अंदर कर ली, मतलब साफ़ सुथराई कर ली, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। लेकिन यह है कि एंटीबायोटिक्स इसमें हम देते हैं, लेकिन वो हम जो है ना ऑपरेशन करने से पहले करते हैं, लेकिन सर्जरी इसमें करनी पड़ती है ख़ास तौर पे। मतलब आपने सर्जरी लाजमी लिखनी है, आपने लिखना है कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज़ द कैनाल वॉल डाउन प्रोसीजर। कैनाल वॉल डाउन प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट के जो है जिस साइड की प्रॉब्लम है उस साइड के कान के पास आते हैं और फिर कान को थोड़ा सा आगे करते हैं, ठीक है। कान को आगे करके पीछे हमारा मैस्टॉइड होता है, उसके अंदर ये इंसियन देते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। इंसियन देने के बाद हम उसको खोलते हैं और मैस्टॉइड के अंदर चले जाते हैं, मैस्टॉइड की साफ़ सुथराई करना शुरू कर देते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि जब हमने मैस्टॉइड खोला तो अंदर हमें कोलेस्टोमा नज़र आया, ठीक है। और ये एक्चुअली हमारी होती है यहाँ पे जो है हमारे पास कोलेस्टोमा अटीको एंट्रल टाइप में, ठीक है। जब हमने मैस्टॉइड को खोल लिया ना, उसके बाद हमने जाना है अंदर, ठीक है। अंदर जाके मैं आपको बताती हूँ अब क्या करना है। ये फॉर एग्जांपल आपका है, पीछे से हमने मैस्टॉइड को खोला हुआ था। अब हमने क्या करना है, हमने जो कैनाल वॉल डाउन प्रोसीजर में क्या करना है, हमने ये जो देखिए पीछे से हम अंदर आ रहे हैं, ठीक है, आगे की तरफ आ रहे हैं। आगे हमारी ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, आपको पता है इसकी जो पोस्टीरियर वॉल होती है, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल आपको ये दिखाई हुई है। इधर से हमने पोस्टीरियर वॉल को जो है वो नीचे कर देना है, ठीक है। कैनाल वॉल डाउन मीन्स दैट जो वॉल है हमारी कैनाल की उसको हमने डाउन कर देना है, ठीक है, नीचे करना है। मैस्टॉइड के थ्रू हम अंदर गए, ठीक है, आगे की तरफ आगे आके हमने जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जो पोस्टीरियर वॉल है उसको डाउन किया, मतलब कि उसको नीचे किया, और अंदर आके इधर से हमने गए और इधर से सारी जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सही किया, अपनी जो है ऑसिकल जो ख़राब हुई हुई हैं उनको सही किया, अपनी जो कोलेस्टोमा है उसको सारा का सारा रिमूव कर दिया। अब कैनाल वॉल डाउन प्रोसीजर का ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा कोलेस्टोमा होता है वो भी निकल जाता है, जो भी सारी हमारे पास प्रॉब्लम होती है ऑसिकल्स की, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, वो सारी ठीक हो जाती है, ठीक है। लेकिन यह है कि इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि मतलब ये है कि अच्छा प्रोसीजर है, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है कि इसमें हम सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह रिकन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सर्जरी अच्छी सी परफॉर्म हो जाती है। लेकिन इसका मसला ये होता है कि पेशेंट को हमने हियरिंग एड अगर पेशेंट को ज़रूरत पड़े कि उसको सुनाई नहीं दे रहा तो हम हियरिंग एड लगाते हैं। तो ऑब्वियसली जब पेशेंट की ये सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, मतलब ये हमने निकाल दी हैं, बाहर निकाल ही दी हैं, ठीक है, रिमूव कर दी हैं, तो पेशेंट अपनी हियरिंग एड कहाँ पे लगाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये मसला आता है, मसला सिर्फ इस प्रोसीजर का ये, अदरवाइज दिस इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है। जो कैनाल वॉल अप प्रोसीजर होता है ना, उसमें हम जो है कैनाल को डाउन नहीं करते, ठीक है, मतलब कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की हमने जो है कैनाल जो है उसको डाउन नहीं करना पड़ता, इसमें हम जस्ट हम जो है कैनाल वाला प्रोसीजर में अपनी इसको भी नहीं छेड़ते, हम जस्ट जो है इन चीज़ों को ठीक करते हैं, ठीक हो गया। तो ये हम इसके प्रोसीजर्स को सही तरह डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपने ये याद रखना है कि तो कि जो हमारे पास कैनाल वॉल अप प्रोसीजर होता है ना, इसका मसला ये होता है कि ये इसमें ना हमारे कोलेस्टोमा भी अच्छी तरह रिमूव नहीं होता, हमारी जो चीज़ें होती हैं जो हमने ठीक करनी होती हैं वो अच्छी तरह रिपेयर नहीं होती, जिसकी वजह से जो है पेशेंट को रिकरेंस के चांसेस होते हैं, डॉक्टर के पास बार बार आना पड़ता है। और इसका फ़ायदा सिर्फ ये होता है कैनाल वॉल अप प्रोसीजर का कि इसमें हम हियरिंग एड लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास डिफरेंस होता है। सो दिस इज़ अ डिफरेंस शोइंग यू द ऑफ द कैनाल वॉल अप प्रोसीजर एंड डाउन प्रोसीजर। कैनाल वॉल अप प्रोसीजर में क्या होगा, क्योंकि हमने मेटस जो है उस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को नहीं छेड़ा तो वो नॉर्मल होगी, जबकि यहाँ पे हमारी जो मेटस होगी वो पूरी तरह खुल गई होगी। यहाँ पे हमारे पास जो है रूटीन क्लीनिंग की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन जो कैनाल वॉल डाउन प्रोसीजर होता है उसमें हमें जो है 1 या 2 मतलब 1 साल में या 2 साल में
जो है एक दफ़ा मतलब एक साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा आना पड़ता है डॉक्टर के पास। यहाँ पे रिकरेंस के हाई रेट होता है, मैंने आपको बताया कि नार्मल अप्रोच इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इसमें रिकरेंस के चांसेस नहीं होते। यहाँ पे हमें सेकंड लुक सर्जरी जो है वो चाहिए होती है, क्योंकि इसमें हमारी चीज़ें जो है वो मतलब कोलेस्ट्रोमा सही तरह रिमूव नहीं होता, इस वजह से कैनाल वाल अब प्रोसीजर में सेकंड लुक सर्जरी चाहिए होती है। ठीक है, और इसमें जो है पेशेंट की कोई लिमिटेशन नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि कैनाल वाल डाउन प्रोसीजर में उसकी सारी चीज़ें निकल रही होती हैं। तो स्विमिंग अगर पेशेंट जो होता है उसको हमें कहना पड़ता है कि स्विमिंग तुमने नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारा सारा कान खुल गया हुआ है अंदर से। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें जो इसका फ़ायदा होता है ना कैनाल वाल डाउन प्रोसीजर का, वो यही होता है कि इसमें हम जो है हियरिंग एड पहन सकते हैं, और जो कैनाल वॉल डाउन होती है क्योंकि हमारी चीज़ें निकल गई होती हैं सारी, तो इस वजह से हम हियरिंग एड जो है वो फिट करने में उसमें प्रॉब्लम आती है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ठीक है, बस आपको याद होना चाहिए इसके ट्रीटमेंट में कि हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं कैनाल वॉल अप प्रोसीजर, डाउन प्रोसीजर। ठीक है, जिसमें से ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है डाउन प्रोसीजर वाला है। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में हम रिंगोप्लास्टी करते हैं या टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खराब कितनी है और हमारी ऑसिकल्स कितनी खराब है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में जस्ट आपने जो है दवाइयाँ शवाइयाँ देनी होती हैं, एंटीबायोटिक्स, ओरल टॉयलेट। ठीक है, प्रिकॉशंस देनी होती हैं कि स्विमिंग नहीं करनी, अपने कान को साफ़ रखना है। ठीक है, और सक्शन क्लियरेंस करनी है, पॉलिप्स एंड ग्रैनुलेशंस रिमूव करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। इसके पास पेपर्स थोड़े से देख लेते हैं और आपको पता चल रहा है कि 12 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आए हुए हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। सबसे पहले उन्होंने पूछा हुआ है क्लासीफाई द क्रोनिकोटाइटिस मीडिया, और आपने क्लिनिकल फीचर्स लिखने हैं कोलेस्टियोटोमा के और उसकी कॉम्प्लिकेशंस लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उन्होंने पूछा है कि क्रोनिकोटाइटिस मीडिया की क्लिनिकल फीचर्स बताएं। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसकी। ठीक हो गया, अगर उसको आप मैनेज कैसे करोगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन इसकी हम नेक्स्ट में देखेंगे कि क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की क्या होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो है कोलेस्टिटोमा की कॉम्प्लिकेशन हमने डिस्कस कर ली थी, वो आपने याद रखनी है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि ये सारा आपने पढ़ने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि थिक स्कैंटी फाउल स्मेलिंग है और आपको ग्रैनुलेशन टिश्यू मिला है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एटिको एंट्रल टाइप होगी। ठीक है, और उन्होंने फिर जो है बाकी चीज़ें पूछी हुई हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, तो क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। 9 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड है। ठीक है, और अल्टीमेटली आपको ये पता चल रहा है कि उसके ईयर्स एंड नोज़ में जो है नेज़ल डिस्चार्ज आपको नज़र आया है। उसकी जो डिस्चार्ज है वो प्रोफ्यूज़ है, म्यूकोपुरुलेंट है, सेंट्रल परफोरेशन है। ठीक है, सो इससे आपको पता चल रहा है कि इसमें एक्चुअली हमारे पास जो है ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप वाली होगी। ठीक है, परफोरेशन। उसके बाद आपके पास जो है क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी आपने साथ लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एटिक परफोरेशन आपको नज़र आ रही है, और फाउल स्मेलिंग जो है, ईयर डिस्चार्ज है, हेयरिंग लॉस है, राइट फेशियल पाल्सिया मींस कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो आप ये लिखोगे क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया ऑफ द एटिको एंट्रल टाइप प्रेजेंटिंग विद द कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, इसमें आपके पास ये है। उसके बाद जो है ये वाला भी हमारे पास सेम वही है कि इसमें आपके पास मिक्स टाइप डेफनेस नज़र आ रही है। सो स्मूथ सरफेस मास है, मींस दैट देयर इज़ अ पॉलिप प्रेजेंट, और इसके अलावा आपको जो है ये डिस्चार्ज मिल रहा है, और ये सारा आपको सजेस्ट कर रहा है दैट देयर इज़ एक्चुअली द क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया एंड द विद द जो है एटिकोएंट्रल। उसके बाद ये हमारे पास आता है कोलेस्टियोटोमा है, उसको डिफ़ाइन करना है आपने क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपके पास जो है स्कांटी अमाउंट में है, और स्मेलिंग है, फाउल स्मेलिंग है, और ये आपके पास जो है एटिकोएंट्रल टाइप होगी तो क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये वाला जो है फाउल स्मेलिंग एयर डिस्चार्ज है, पोस्ट्रोस्पीरियर एटिक परफोरेशन है, तो ये भी आपके पास क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया ऑफ द एटिकोएंट्रल टाइप होगी। कोलेस्ट्रोमा को डिफाइन करना है, इसकी थेरीज ऑफ ऑरिजिन क्या हैं वो हमने डिस्कस कर ली, इसको मैनेज कैसे करोगे आप। ठीक है, एटिकोएंट्रल टाइप की जो है उसको कैसे मैनेज करोगे आप। ठीक है, इसमें मैंने आपको कहा था कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है कैनाल वॉल डाउन प्रोसीजर होता है, वो आप करते हो, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज करते हो जिसमें मेरिंगोप्लास्टी और ट्रिम्बेनोप्लास्टी करते हो, और साथ में आप जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हो जिसमें सक्शन क्लियरेंस करते हो, पॉलिप्स और ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ रिमूव करते हो एंटीबायोटिक्स वगैरह के थ्रू, और प्रिकॉशंस देते हो कि ईयर को ड्राई रखना है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।